दिवाली के दिन मेरे जीवन में एक दर्दनाक घटनाएं घटती है। मुझे बताया जाता है कि तुम्हारे पिताजी ने सुसाइड करी। अंत में मां ने पूरे गहने जेवर को बेच दिया। किसी भी तरीका से हम लोगों को क्लास 8वीं तक पढ़ाई। मेरे दिमाग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भूत सवार था। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरे जेब में केवल 600 रुपया था। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करूंगा, मेरी स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। मेरा नेट क्लियर हो गया MA सेकेंड सेमेस्टर में। 2 नंबर से मेरा JRF छूटा था, केवल 2 नंबर से। 1.5 से 2 महीना तक मैं भटकता रहा कि तैयारी कैसे करूं। मैंने दोबारा जब तैयारी किया तो आज मैं आप सबों के बीच एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने जा रहा हूं जो केवल 6 वर्ष की उम्र में अपने दिव्यांग पिता को खोने के बाद कैसे वह कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए जूझते हुए वह MA में अपने कॉलेज में टॉप करता है, नेट क्लियर करता है, JRF निकालता है और कैसे वह PhD में सिलेक्शन लेता है। दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार पटेल है। मेरा जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। मैं इसीलिए गरीब परिवार कहने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिताजी विकलांग थे, माता गृहिणी थी, घर पे आय का कोई स्रोत नहीं था और पिताजी घर पे कुछ बच्चों को पढ़ाते थे जिससे घर का खर्चा चलता था। जब मैं 6 वर्ष का था उस वक्त दिवाली के दिन मेरे जीवन में एक दर्दनाक घटनाएं घटती है। मुझे बताया जाता है कि तुम्हारे पिताजी ने सुसाइड कर लिया। उस दिन मेरे पिताजी नहीं रहे और वह हम लोगों के लिए सबसे बेहद दर्दनाक का पल था, दिन था। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई, पिताजी के देहांत के बाद परिवार की स्थिति और ज़्यादा धीरे धीरे खराब होने लगी। अंत में माताजी ने ये किया, गांव घर में पता ही होगा आप लोगों को कि दहेज स्वरूप कुछ गहने जेवर दिए जाते हैं। अंत में मां ने पूरे गहने जेवर को बेच दिया और उसको बेच करके एक भैंस खरीदी और वह भैंस पाल करके किसी भी तरीका से हम लोगों को क्लास 8वीं तक पढ़ाई। और 8वीं में मतलब जब मैं गांव के ही स्कूल में पढ़ता था, गांव में एक प्राइवेट स्कूल था जिसमें हम दोनों भाई पढ़ते थे, और मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने, जो स्कूल के प्रधानाचार्य थे, उन्होंने हम दोनों भाई का फी माफ कर दिया। फिर जब मैं 8वीं में गया तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके किसी तरीका से अपनी पढ़ाई पूरी करो, और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। बच्चों को पढ़ाने के सिलसिला में, बच्चों को पढ़ाने के दौरान पढ़ा करके मैंने किसी तरीका से अपनी 10वीं तक की पढ़ाई किया। जब मैं 10वीं में था तो मैं दिन भर बच्चों को कोचिंग देता था। गांव के लोग अक्सरहा तौर पे व्यंग करते थे हम पे कि यह लड़का दिन भर पढ़ाता है, इसका क्या होगा, यह पास कर भी पाएगा या नहीं भी पास कर पाएगा। लेकिन लोगों को चौकन्ना तब होना पड़ा जब 10वीं का रिजल्ट आया और यह पता चला कि मैं अपने आवापुर हाई स्कूल का टॉपर स्टूडेंट था। 510 बच्चे एग्जाम दिए थे जिनमें सबसे ज्यादा मेरा नंबर था। लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अच्छे नंबर लाए हो इसलिए तुम साइंस लेकर के जाओ, बाहर से पढ़ाई करो। लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी कि मैं पढ़ाई बाहर से नहीं कर सकता था और मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर के इंटरमीडिएट में गोइंका कॉलेज में, शहर के सीतामढ़ी के कॉलेज में ही मैं एडमिशन ले लिया। वहां पर जब मैं एडमिशन लिया तो मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि मैं 12वीं तक का पढ़ाई भी नहीं कर सकता था। उस दरमियान मुझे 2-4 होम ट्यूशन देना पड़ा और शहर में ही आदर्श नगर में मैं बच्चों को होम ट्यूशन दे करके किसी तरीका से मैंने अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरा किया। और जब मैं इंटर की पढ़ाई पूरा किया तो उस दौरान मेरे दिमाग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भूत सवार था। मुझे लगता था कि काश मुझे भी कोई बेहतर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए। मैं BHU का बहुत ज़्यादा नाम सुना करता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी थे जिनके बड़े भाई या जो भी परिवार के सदस्य वहाँ से पढ़ाई कर रहे थे। वह यूनिवर्सिटी मुझे काफ़ी आकर्षित करता था। यही देखते हुए मैंने BHU का एग्ज़ाम दिया BA में, और BA में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन होता है मेन कैंपस में। वहाँ पर जाकर के जब मैं BHU में एडमिशन लिया, वहाँ मुझे हॉस्टल भी मिला। जब मैं BHU में रहता था तो BHU में करीब मैं जब 2 महीना क्लास किया तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भूत मेरे दिमाग से उतर गया। और
मैं वहां पे निराश होने लगा, वहां मेरा तनाव बढ़ने लगा और मैंने एक अबैग फैसला किया और मैंने 6 महीना के अंदर बीएचयू छोड़ दिया। और जब मैं बीएचयू छोड़ करके दोबारा अपने शहर वापस पुपड़ी आया, जहां से मैंने 10वीं की पढ़ाई किया था, पुपड़ी आया, तो लोगों ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कहा कि ये लड़का पागल हो गया है, देखो बीएचयू जैसा संस्थान को छोड़ करके आ गया है। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं जो करूंगा वो मैं घर से ही करूंगा। और बगल में ही मैं पुपड़ी में ही चौंदना कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से जाकर के मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया। ग्रेजुएशन के दौरान मैं पुपड़ी शहर में अपना कोचिंग स्थापित किया और शुरुआती दौर में मैं 8 बच्चों को पढ़ाया। और देखिए, खुशखबरी की बात यह है कि मेरे 8 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से काफी बेहतर नंबर से पास किए और मेरे कोचिंग का नाम भी चलने लगा। फिर सेकेंड ईयर जो मैं बच्चों को पढ़ाया इंस्टीट्यूट में, तो 8 बच्चा मेरा 50 बच्चा हो गया। थर्ड ईयर तक जाते जाते बच्चा 200 बच्चा हो गया और मेरा कोचिंग का सिलसिला चल पड़ा। कलाम आर्ट्स क्लासेज मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, वह काफी ज्यादा मतलब चलने लगा। और ग्रेजुएशन में बीए में भी मैं अपने कॉलेज में टॉप किया। और बीए के दौरान ही मेरे दिमाग में एक चीज आया था, मतलब टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट आ चुका था पढ़ाने के दौरान, कि मैंने सोच लिया कि मैं हायर एजुकेशन सेक्टर में ही अपना कैरियर बनाऊंगा। और ये सोच करके मैं दरभंगा शहर के सीएम कॉलेज में एडमिशन लिया हिंदी लिटरेचर से एमए में। वहां जब मैं आया पहली बार कॉलेज में, तो मैं अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के संपर्क में आया, जिन्होंने मुझे बताया कि नेट वगैरह की तैयारी करो, अच्छा स्कोप है, नेट की तैयारी कैसे की जाती है। मैं एडमिशन लिया सीएम में और मैं नेट की तैयारी में लग गया। और जब नेट की तैयारी करता था, सबसे कठिन परिस्थिति मेरे लिए पढ़ाने के दौरान एमए में रहा। एमए में मैं रेगुलर से एडमिशन लिया। हर महीना एग्जाम में इंटरनल एग्जाम होता था, मुझे आना पड़ता था पुपड़ी से दरभंगा, और पुपड़ी से दरभंगा आने में करीब 1.5-2 घंटा का समय लगता है। मैं बच्चों को सुबह में 5 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक पढ़ा करके और तो दरभंगा आकर के एग्जाम दे करके फिर घर पे रात में जाता था और रात में एग्जाम की तैयारी करता था, फिर आता था पुपड़ी और फिर पढ़ा करके फिर दरभंगा आता था। इतना ज्यादा परिस्थिति झेलना पड़ा मुझे एमए के दौरान। और शुरू में मुझे गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की अहमियत सबसे ज्यादा पता चली लॉकडाउन में। लॉकडाउन में मेरी स्थिति काफी खराब हो गई। लॉकडाउन में मेरा कोचिंग बंद हो गया और जब मेरा कोचिंग बंद हुआ तो मैं घर में ही रहने लगा। मैं कोचिंग पढ़ाने के लिए बगल में रूम लिया था किराया पे और मैं घर नहीं गया और मैं उसी में रह करके यूजीसी नेट की तैयारी करने लगा। मैं ये सोच करके कि अगर मैं घर जाऊंगा तो हो सकता है कहीं पढ़ने का मौका नहीं मिले। और जब लॉकडाउन का 1 महीना बीत गया तो मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरे जेब में केवल 600 रुपया थे। जब 3 महीना हुआ तो रूम मालकिन मुझसे रूम का किराया मांगने के लिए आई। मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। यह देखते हुए उन्होंने रूम किराया माफ कर दिया। बोला कि तुम मेरा रूम छोड़ दो बेटा, मैं तुम्हारा रूम का किराया नहीं लूंगा। और मैं बोरिया बिस्तर बांध करके किताब वगैरह लेकर के पुपड़ी से फिर अपने गांव आवापुर आ गया और वहीं मैं नेट की तैयारी में लग गया। फिर जब सामान्य स्थिति हुई लॉकडाउन की तो नेट का पेपर होता है। अब मैं जाता हूँ यूजीसी नेट का पेपर देने, पेपर दिया भी और मेरा नेट क्लियर हो गया एमए सेकेंड सेमेस्टर में। 2 नंबर से मेरा जेआरएफ छूटा था, केवल 2 नंबर से। कहीं ना कहीं मेरी कमी थी। और जब एमए 4th सेमेस्टर में मैं गया तो एमए 4th सेमेस्टर में जा करके मैं पेपर दिया, दोबारा नेट का पेपर दिया और उस दौरान मैंने 99.68 परसेंटाइल के साथ मैं जेआरएफ क्लियर किया। मेरा जेआरएफ में एडमिशन हुआ, मतलब क्लियर हुआ मेरा जेआरएफ। और इस वर्ष मैं पीएचडी में भी सेलेक्ट हुआ इसी के साथ। लेकिन सबसे परिस्थितियां ये रही कि लॉकडाउन ने मुझे गवर्नमेंट जॉब की अहमियत बताई। लॉकडाउन में मुझे सरकारी नौकरी की अहमियत पता चली। मैं लॉकडाउन के दौरान ही सोच लिया था कि मेरी स्थिति जब तक मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करूंगा, मेरी स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। तो लॉकडाउन में मैं सरकारी नौकरी की अहमियत की मुझे पता चली। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मेरे लिए कठिन परिस्थिति भी ये रहा कि कोचिंग पढ़ाते हुए मैंने अपने पढ़ाई को मेंटेन किया और मेरी पढ़ाई की स्थिति कहीं नहीं मैंने अपनी पढ़ाई की स्थिति को बिगड़ने दिया और न मैंने अपनी कोचिंग की स्थिति को बिगड़ने दिया। मेरे बच्चे भी बेहतर करते गए। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया वह बच्चे आज इंडिया के हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे, आपको 2-4 बच्चे मिल जाएंगे। तो यह स्थिति रहा, जहां मैं नहीं पहुंच पाया वहां पर मैंने कई बच्चों को पहुंचाया।
आज मैं अपनी बच्चों की सफलता में मैं अपनी सफलता देखता हूँ। और मैं अगर इस एग्जाम की तैयारी करके मैं बार बार एग्जाम इसीलिए निकाला क्योंकि मैं अपने आप को एक बेहतर टीचर साबित करना चाहता था मार्केट को। मैं जानता था कि जब मैं एग्जाम निकालूंगा तो हमसे हमारे बच्चे प्रेरित होंगे, है ना। मेरी सफलता को वो लोग अनुकरण करेंगे, वो लोग मेरे रास्ते पर चलेंगे। इसीलिए मैं जब भी पेपर देता था मैं ये सोचता था कि मैं अकेला पेपर नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी है, मेरे बच्चों की उम्मीदें जुड़ी है, मेरे मतलब समाज परिवार की स्थिति जुड़ी है। और जब मैं इतनी कठिन परिस्थिति को, इतने खराब पारिवारिक स्थिति के बावजूद मैं इस पोजीशन में आ सकता हूं उठ करके, तो क्या आप लोग नहीं आ सकते? क्या मेरे तुलना में मैं जितना मेहनत किया उतना आप लोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मेरा गोल क्लियर था। लाइफ में आपका गोल क्लियर होना चाहिए। मैं दिमाग में बैठा लिया था कि मुझे केवल जीआरएफ करना है, हायर एजुकेशन के फील्ड में ही जाना है। अब मैं उसी चीज की तैयारी करते रहा। लोगों ने मुझे इस बीच में कहा कि तुम बीपीएससी की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, लेकिन मैंने सुना तो सबका, लेकिन किया केवल अपने मन का। जो मेरा मन कहा मैं उसी पे करता रहा। एक लक्ष्य, एक रास्ता पे केवल चलते रहा। मैं कोचिंग पढ़ाया, लेकिन कोचिंग को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। कोचिंग को लक्ष्य तक पहुंचने का अपना रास्ता बनाया। मैं कोचिंग पढ़ाने के जरिए, उस रास्ता के जरिए अपने गोल को अचीव करना चाहता था। जिस वक्त में मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, जब मैं 10वीं पास किया था, तो मैं चाहता तो अगर मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता तो मैं बाहर कहीं काम कर रहा होता, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम कर रहा होता। लेकिन मैं कई बार टूटा, लेकिन उन परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा किया। मेरा एक ही मानना था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है केवल एजुकेशन के सिवा। अगर मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूं तो केवल शिक्षा के जरिए। मैं बेहतरीन शिक्षा पा करके ही अपने भविष्य को बदल सकता हूं, और मैंने वही काम किया। जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब मैं टूटा, फिर खड़ा हुआ जब मैं टूटा। एक वारदात, एक घटना आपको बताता हूं। लॉकडाउन के दौरान जिस कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था, उस कोचिंग का किराया हो चुका था 14,000 रुपया रेंट। जब मेरे रूम मालिक ने रेंट मांगा तो मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं उसको दे सकूं। वैसा परिस्थिति में जब मुझे कहीं से कुछ भी नजर नहीं आया तो मैं सीएम कॉलेज भागा आया, और मैंने अपने डिपार्टमेंट में जाकर के रीता मैम से, मेरी कॉलेज की मतलब प्राध्यापिका है, जो बहुत ही ज्यादा हम लोगों की मदद की, मैंने उनसे पैसा ले करके 6-7 हजार रुपया ले जाकर के उस रूम ऑनर को दिया। और उस दौरान मेरे पास एक साइकिल भी था। मैं घर के किसी परिवार को बिना बताए हुए उस साइकिल को बेच करके मैं पैसा इकट्ठा करके तो जाकर के मैं रूम रेंट, कोचिंग का किराया दिया था। तो परिस्थितियां तो आती है, परिस्थितियों से लड़ना आपको पड़ेगा। मैं जमीनी स्तर की बात करता हूं, हवाई में बात करना मैं शुरू से ही इसमें मेरा विश्वास नहीं रहा है। संघर्ष आपका है। जब आप अपनी मदद खुद नहीं कीजिएगा तो आपकी मदद कोई नहीं करने वाला, आपकी मदद कोई नहीं करेगा। जब मैं नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहा था तो उस दौरान मुझे पता भी नहीं था कि नेट क्या होता है। मैं कॉलेज में गया और पता किया, मैम से पूछा कि मैम नेट की तैयारी कैसे करूं। मैम ने साफ क्लियर कहा था कि बेटा जाकर के सिलेबस देखो और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, और मैं अक्सर तौर पे हर यूट्यूब चैनल पे देखा करता था कि नेट की तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या है। मैं करीब आपको बता दूं तो 1.5 से 2 महीना तक मैं भटकता रहा कि तैयारी कैसे करूं, क्योंकि मार्केट में इतने ज्यादा कंटेंट है, इतने ज्यादा नोट्स है, इतनी ज्यादा बुक है कि बच्चा उस नोट्स में, कंटेंट में, उसी में उलझा रहता है ना। तो मुझे उस कंटेंट में बेहतर कंटेंट का चुनाव करना था, है ना। इसके लिए मैंने सिलेबस डाउनलोड किया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स खरीदे। 2 भी ऑथेंटिक बुक है, प्रमाणिक किताबें हैं, मैं उनको खरीदा और उनको लेकर के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस किया, देखा कि क्वेश्चंस आते किस तौर पे है और कहां से आते हैं। उसके बेस पे मैं तैयारी किया। और जब नेट की तैयारी कर रहा था तो उस दौरान मेरे कुछ पोर्शंस, जैसे जो नेट की सिलेबस में लगा है, कुछ यूनिट्स मेरे कमजोर थे। इसी के कारण मेरा जीआरएफ भी छूटा था 2 नंबर से। मैंने दोबारा जब तैयारी किया तो उन जो मेरा वीक पॉइंट था उसको भी मैंने स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश किया, और मैं उन यूनिट्स पर काम करने लगा और मैं देखा। लेकिन मैं इस दौरान ये देखा, कोई भी एग्जाम को निकालने का मेरे दृष्टि में 3-4 है पॉइंट जिसको आप नोट कर सकते हो दिमाग में। पहला कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के दौरान उसका सिलेबस को बेहतरीन तरीका से रीड कीजिए।
दूसरा कि आपके पास कंटेंट जितना कम मात्रा में होगा, सोर्सेस जितनी कम मात्रा में होगी, तैयारी उतना ही बेहतर होगा। तीसरा कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए ताकि आपको एक उसका पैटर्न पता चलेगा। और चौथा ये है कि आप कंटेंट में भटकिए नहीं। आप जब भी तैयारी करते हैं तो आप सुनिए सबका, लेकिन कीजिए अपने मन का। आप जो एक बार ठान लिया उस पर टिके रहिए। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।